हेलो एवरीवन, हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो हम लोग बात कर चुके थे वो अप्रॉक्स हमारा डिस्कशन हो गया था। अंग्रेज़ों के कारखाने से रिलेटेड बात चल रही थी। विलियम हॉकिंस और थॉमस रो जो भारत के अंदर आए थे, उन्होंने अपने कारखाने कहाँ कहाँ पे स्थापित किए, किस तरीके से किए। और अंतिम जो फैक्ट की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ में, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके लिए, वो क्या हो सकता है। 1639 में फ्रांसिस डे ने क्या करा था, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का स्थान प्राप्त किया था। और इसको प्राप्त करने के बाद अपने इसी कारखाने के चारों ओर फोर्ट का निर्माण करवाया था। ठीक है, और उसको नाम एक दिया जाता है सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से उसे जाना जाता है। इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, मद्रास धीरे धीरे इन लोगों का एक इंपॉर्टेंट साउथ का ट्रेडिंग सेंटर या हेडक्वार्टर बनता चला गया, जो कि पहले अभी तक क्या था, मसूलीपट्टनम हुआ करता था। ठीक है, तो अंग्रेजों से रिलेटेड अगर बात की जाए तो अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में इंग्लैंड के तत्कालीन राजा, क्या नाम था उनका, चार्ल्स सेकंड, उनसे बॉम्बे को लेकर बॉम्बे के अंदर भी इस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में से हम लोग ने कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट देख लिए थे। सबसे पहले हमने देखा 1608 के अंदर इन्होंने सूरत के अंदर अपना से पैसिफिक ट्रेडिंग ऑफिस डाला था, जिसको एक व्यापारिक केंद्र ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड हम लोग ने बात की थी 1611 के अंदर इन्होंने मसूलीपट्टनम के अंदर अपनी एक टेम्परेरी टाइप की एक फैक्ट्री बना दी थी। क्या बनाई थी, फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन कैसी थी ये, टेम्परेरी टाइप की एक फैक्ट्री यहाँ पर थी। तीसरे ट्रेडिंग सेंटर की अगर बात की जाए तो अगेन फिर हम लोग सूरत में ही तो चले आते हैं। और ये बात कब की हो रही होती है, 1613 की हो रही होती है। और ये अब फैक्ट्री कैसी बन गई, यहाँ पे परमानेंट टाइप की एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती है। इसी के अलावा अगर हमको कुछ और भी चीज़ें याद रखनी है तो इन चीज़ों के अंदर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर में एक नाम और आ जाता है, और वो है बालासोर। बालासोर एक जगह है जो कहाँ पड़ती है, उड़ीसा के अंदर पड़ती है। यहाँ इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई 1633 के अंदर। कब, 1633 के अंदर। तो 1633 के अंदर उड़ीसा के अंदर बालासोर में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री या ट्रेडिंग सेंटर लगाया। पांचवा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है 1668। इन्होंने 1668 में अपनी फैक्ट्री कहाँ लगा ली, वो लगा ली इन्होंने अब कलकत्ता। ठीक है, या कलकत्ता के अंदर जो जगह पड़ती है कौन सी, बॉम्बे के अंदर इन्होंने अपनी एक ट्रेडिंग फैक्ट्री लगा ली। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेंटर या ट्रेडिंग फैक्ट्री कहाँ पे लग चुकी है, बॉम्बे के अंदर लग सकी। ठीक है, तो बॉम्बे यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेंटर इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। बॉम्बे को इन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया। अब बॉम्बे यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, किसकी वजह से, इंग्लैंड के राजा के हाथ में बॉम्बे की पावर्स थी। बॉम्बे उनको दहेज में मिल चुका था। एक स्टोरी में बता चुका हूँ आपको पहले भी कि 1662 में एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के बेसिस पे कौन लोग इनको अपनी फैक्ट्रीज दे के चले गए, पुर्तगाली लोग। पुर्तगालियों ने क्या करा, वैवाहिक संबंध बनाए अंग्रेजों के साथ में, और अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने क्या दे दिया था, बॉम्बे दहेज के रूप में दे दिया था। ठीक है, तो दहेज के रूप में बॉम्बे मिल गया था। इसी वजह से चार्ल्स सेकंड ने इसी बॉम्बे को उठा के सीधे किसको दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे ही इनको यहाँ पे मिला, इन्होंने क्या करा, 68 के अंदर यहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। और जैसे ही बॉम्बे इनको स्टैब्लिश करके फैक्ट्री के तौर पर मिला, इन्होंने धीरे धीरे करके उसको अपना मुख्यालय बना लिया पश्चिमी तट का। ठीक है, बॉम्बे की बात करें आगे तो चले 1690 में जॉब चार्नेक ने एक जगह का एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसको किस नाम से जाना जाता था, सुतानीति के नाम से पहले जाना जाता था। यही जगह क्या बन गई आगे चल के, इसी को कलकत्ता बोला गया। पहले कलकत्ता का क्या नाम था, सुतानुती नाम हुआ करता था कलकत्ता का। यही कलकत्ता की आगे जाके यही बात आगे चल के क्या हो गई, कलकत्ता के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इन्होंने अपनी अगली फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश करी, 1690 में। कहाँ पे, सुतानुती में। सुतानुती को बाद में किस नाम से जाना गया, कलकत्ता। और उसके बाद में कलकत्ता ही इनका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट बना रहा, और शुरुआत से लेकर अंत तक कलकत्ता ही इन लोगों ने अपना मेन हेडक्वार्टर बना के रखा। ठीक है, तो कलकत्ता वन ऑफ द मेन हेडक्वार्टर था इनका। इस समय में एक हेडक्वार्टर के फॉर्म में कलकत्ता को ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना करते थे। इसके बाद में हम लोग डेनमार्क की तरफ चलते हैं। डेन्स भारत के अंदर आए थे, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड
बहुत कुछ याद नहीं रखना है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है, वो क्या, 1616 में डेन्स भारत के अंदर आए थे। कब आए थे? 1616 के अंदर डेन्स भारत के अंदर आए थे और इन्होंने अपना भारत के अंदर आगे एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी। ठीक है, और कौन कौन सी जगहें इनका इंपॉर्टेंट रीजन है, उन रीजन में इंपॉर्टेंट जगहों को बस याद कर लीजिए। जैसे ट्रैंक्यूबर, क्या है? ट्रैंक्यूबर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ये किसकी इंपॉर्टेंट जगह है? डेन्स की इंपॉर्टेंट जगह है। डेन्स की इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? ट्रैंक्यूबर। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? सेरामपुर। ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में। सेरामपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल के अंदर। दूसरा इनका ट्रेडिंग रूट ये है। ठीक है, और इनका मुख्यालय भी क्या था? सेरामपुर ही था। तो हमको दो इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी याद रखनी है? ट्रैंक्यूबर और सेरामपुर। ये दोनों जगहें किससे रिलेटेड है? डेन्स से रिलेटेड है। डेन्स ने अपनी फैक्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश करी थी। 1620 में इन्होंने कहाँ पे करी? ट्रैंक्यूबर में। और 1676 में कब करी? सेरामपुर के अंदर इन्होंने अपनी ये फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो ये भारत के अंदर फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करने का एक जोन था, एक एरिया था। इस तरीके से इन्होंने भारत के अंदर अपनी जगह जगह पे फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया। ठीक है, बस इनसे रिलेटेड यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। ट्रैंक्यूबर, सेरामपुर, ट्रैंक्यूबर में 1620 और सेरामपुर में 1676 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। और भारत आए कब थे ये लोग? 1616 के अंदर। बस ठीक है, तो डेन से रिलेटेड हमको यही बात याद रखनी है। फिर बात करते हैं भारत में फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी भारत के अंदर आए और फ्रांसीसी जब भारत के अंदर आए बहुत ही प्रभुत्व के साथ में आए। ऐसे नहीं आए थे कि सिर्फ भारत के अंदर चले आए हों और आने के बाद में नॉर्मल जैसे डेन्स रह के चले गए या डच लोग रह के चले गए, ऐसे नहीं रहे। वो कैसे रहे? बहुत ही शक्तिशाली तौर पर उन्होंने भारत के अंदर अपना वर्चस्व शो किया था। ठीक है, तो किस तरीके से भारत के अंदर यहाँ पर ये लोग आए, जैसा कि मैंने आपको कल बताई थी, दो डेट बताई थी। 1664 मैंने बताया था और फिर मैंने आपको बोला था एक डेट है 1668, ये तो बताया था मैंने। ठीक है, तो हमने बोला है फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी लुई 16 के अधीन मंत्री कोलवर्ट द्वारा। लुई 16 कौन है? फ्रांस के राजा। ठीक है, और उन्होंने किस मंत्री को भेजा? मंत्री कोलवर्ट को भेजा। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये कहाँ हो रही है? फ्रांस में हो रही है। कब? 1664 में। तभी हमने बोला 1664 और 68 हमें क्यों याद रखने हैं? 64 में तो स्थापना हुई है और 68 क्यों याद रखना है? क्योंकि पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री भारत के अंदर इस समय स्टैब्लिश की गई। कहां पे? सूरत के अंदर। सूरत में सबसे पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कब स्टैब्लिश हुई? 1668 के अंदर। और इसको स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? फ्रांसिस कैरन। ठीक है, क्या नाम है? फ्रांसिस कैरन। फ्रांसिस कैरन के द्वारा पहली फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में सूरत में स्टैब्लिश की गई। और क्या याद रखना है? 1669 याद रखना है। मराकारा ने मसूलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित किया। अगले ही साल 1669 में किसने? मराकारा ने मसूलीपट्टनम में एक कारखाना स्थापित कर दिया था। तो अगला ही कारखाना कहाँ स्थापित हो गया? मसूलीपट्टनम के अंदर स्थापित हो गया। 1673 की बात की जाए तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने फोर्ट लुइस पौंडीचेरी की स्थापना करी। पौंडीचेरी की यहाँ पे जो एक फैक्ट्री जो 1673 में लगी, उसकी स्थापना किसने की करी थी? फ्रैंकोइस मार्टिन ने करी थी। कब करी थी? 1673 के अंदर। तो ये तीन ट्रेडिंग रूट तो हमें रटने ही रटने हैं कि 1668, 69 और 73 में इन्होंने अपनी कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज लगाई हैं। ठीक है, 1690 में क्या हुआ? फ्रांसीसियों ने गवर्नर शाइस्ता खान से कलकत्ता के निकट चंद्रनगर का अधिग्रहण कर लिया। अब ये कहाँ पहुँच गए? कलकत्ता के पास में पहुंच गया। और यहाँ पे कलकत्ता में ट्रेडिंग रूट ऑलरेडी किसके हैं? पहले से अंग्रेजों के। ठीक है, तो अंग्रेजों के ट्रेडिंग रूट और उसी के पैरेलल इन्होंने भी अपना ट्रेडिंग रूट स्टैब्लिश कर दिया। और 1690 में कहाँ पहुंच गए? ये कलकत्ता के अंदर ये लोग भी पहुंच गए। अब कलकत्ता में अंग्रेज भी हैं, कलकत्ता में फ्रांसीसी भी हैं। दो सबसे शक्तिशाली शक्तियाँ एक साथ क्या रह सकती हैं? नहीं रह सकती हैं। डिस्प्यूट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी और वही लड़ाइयाँ आगे चल के आप देखोगे। इनके अंदर बहुत बवाल हुए, उन बवाल को आगे चल के आप लोग देखोगे। ठीक है, उसके आगे देखिए, फ्रांसीसियों ने बालासोर हो गया, माहे हो गया, कासिम बाजार हो गया और कराईकल में अपने कारखाने स्थापित किए। ये जगहें बेसिकली इंपॉर्टेंट फ्रांसीसी ट्रेडिंग रूट है। फ्रांसीसी अपने ट्रेडिंग रूट कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किए थे, उन जगहों के नाम हैं। क्योंकि ये जगह पूछ ली जाती है आपसे एग्जाम के अंदर कि फ्रांसीसियों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ स्टैब्लिश किए। ठीक है, सॉरी। तो बालासोर, माहे, कासिम बाजार, ये सब और कराईकल, इन जगहों पर किसके कारखाने थे?
फ्रांसीसियों के कारखाने थे। तो ये 4 जगहें भी हमको याद रखनी है उन फैक्ट्रीज के साथ में भी कि ये 1668, 69 और 73 और 90 की फैक्ट्रीज के बाद में ये 4 वो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स भी हैं जहाँ पे इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, यहाँ भारत के अंदर एक फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले का आगमन हुआ था, और डुप्ले भारत के अंदर जब आया तो भारत के अंदर आते इतना प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली वायसराय था ये, क्योंकि इसने भारत के अंदर आके अंग्रेज़ों के वर्चस्व को समाप्त करने के पूरे प्रयास किए, और अंग्रेज़ों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए इसने हर एक मुमकिन कोशिश करी। उस मुमकिन कोशिश को किसके फॉर्म में देखा जाता है? आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आंग्ल फ्रांसीसियों के बीच में आपसी संघर्ष हुए कई सारे, कि भाई फ्रांसीसी ऊपर हैं, अंग्रेज ऊपर हैं, इसको लेकर डिस्प्यूट हो गए, क्योंकि जब कई सारी पावरफुल शक्तियाँ एक जगह कलेक्ट होती हैं तो उनमें आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेज ही अंतिम शक्तियां बचे थे, पावरफुल शक्तियां, जो भारत के अंदर अब किसके ऊपर फोकस करने लगे थे? वो फोकस करने लगे थे कि अब हमको भारत के अंदर रूल करना है। क्या करना है? रूल करना है। तो ये रूल इस्टेब्लिश करने के लिए भारत के अंदर आ गए, और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को अगर आप देखोगे तो इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के तौर पर जानते हैं। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या एंग्लो फ्रेंच से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर वॉर्स हुए हैं, अगर उन वॉर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध जाने जाते हैं, या इसको पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर, दूसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर और तीसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वॉर्स कब किससे रिलेट करते हैं? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे रिलेट करता है, कैसा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, और इसके पीछे का कारण क्या क्या है। अब जैसे ये वॉर शुरू होते हैं, इन वॉर के बारे में आपको एक चीज़ बता देते हैं। वो वॉर के बारे में आप एक टेबल बना लेंगे सिंपल सी, इसको याद करने का जो सिंपल सा तरीका है वो यही है। एक टेबल बना लेंगे, इसमें लिखेंगे आप वॉर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वॉर्स। ठीक है, वॉर्स के बाद में यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट वॉर, यहाँ पे लिखेंगे आप सेकेंड वॉर, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड वॉर। ये 3 वॉर हो जाएंगे। वॉर्स के बाद में यहाँ पे लिखेंगे आप लीडर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लीडर। और लीडर्स में इस तरीके से 2-2 कॉलम डिवाइड करते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, लीडर्स की बात करें तो एक को फ्रांसीसी लीडर होगा और एक अंग्रेज लीडर होगा, फिर एक फ्रांसीसी लीडर होगा, एक अंग्रेज होगा, फ्रांसीसी होगा, अंग्रेज होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाएंगे? लीडर्स कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट थे। लीडर्स के बाद में हमको तीसरी चीज जो इससे रिलेटेड याद करना है वो हमें याद करना है ईयर्स। मतलब पहला वॉर कब से कब तक चला उसका ईयर, दूसरा वॉर कब से कब तक चला उसका ईयर, तीसरा वॉर कब से कब तक चला उसका ईयर। ठीक है, 3 चीजें हो गई। 3 चीजों के बाद में चौथी चीज हमको याद रखनी है, और वो चौथी चीज है ट्रीटी, जिसको क्या बोला जाता है? संधि। हिंदी में क्या बोला जाता है? संधि। तो पहली संधि, दूसरी संधि और तीसरी संधि किस तरीके से हुई, सिर्फ ये एक टेबल अगर आपने बना ली तो आपके एंग्लो फ्रेंच वॉर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे। तो इस टेबल को खत्म करते देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। पहला वॉर, पहले वॉर की बात करें तो इसका समय काल क्या है? 1746 से लेकर 48 तक ये वॉर चला, और 46 से 48 के बीच में इस वॉर के चलने के पीछे के कारण बहुत सारे, उन कारणों के ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाना हम लोग को। हम एंग्लो फ्रांसीसी वॉर पढ़ रहे हैं तो मैंने क्या बोला, आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, क्योंकि उस टेबुलेटेड फॉर्म के ही क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो वो टेबुलेटेड फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और पिछले एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो वॉर से रिलेटेड एंग्लो फ्रेंच वॉर या बंगाल वॉर ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने भी नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर सिर्फ वो टेबल भी अगर सिर्फ याद कर लें तो इससे हमारा काम हो सकता है। तो टेबल में सबसे पहले एक चीज़ याद करनी थी, वो क्या थी? 46 से लेकर 48 तक पहला वॉर चला, ये याद कर लिया हम लोग ने। बनाओ टेबल, बनाओ जल्दी से टेबल, ऐसे करके बना लो, साथ साथ में बनाते चलो। टेबल को बना लो ऐसे करके, साथ साथ में टेबल को कंप्लीट करते चलो। तो यहाँ पे हमने वॉर्स लिखे थे, वॉर्स के बाद में हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, पहला वॉर, दूसरा वॉर और तीसरा वॉर। ये 3 वॉर में हम लोग डिवाइड किए थे। पहले वॉर की बात करें अगर फर्स्ट वॉर, तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर ईयर्स से ही शुरू करा जाए तो पहले का ईयर क्या है? 1746 से लेकर 48। पहले का ईयर क्या है? 1746 से लेकर 48 ईयर, इस ईयर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1746 से लेकर 48 तक ये पूरा का पूरा वॉर चला। ठीक,
ठीक है, यहाँ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से कि कब कब कौन कौन सा वॉर कहाँ कहाँ पे चल। ठीक है, ये टेबल की बात हम लोग कर रहे हैं, इस टेबल को यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने में मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है यहाँ पे, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग वॉर्स की बात कर रहे हैं। वॉर्स के अंदर हमको टोटल 3 वॉर देखने हैं। पहला फर्स्ट वॉर की बात हो रही है। फर्स्ट वॉर के ईयर की बात करी जाए तो क्या है, 1746 से लेकर 48 तक पहला वॉर हुआ। ठीक है, अभी ऐसे ही सेकंड की बात करेंगे, ऐसे ही थर्ड की बात करेंगे। ईयर के बाद में हम लोग ने क्या बोला था, लीडर्स देख लेना। लीडर्स किस किस में, अंग्रेजों का कौन लीडर है और फ्रांसीसी कौन लीडर है, दोनों लीडर की बात कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फाइनली क्या देखनी है हमको, ट्रीटी या संधि जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ट्रीटी और संधि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, चलो बैक स्टेज में, और बैक स्टेज में पढ़ते चलेंगे और इस टेबल को ख़त्म करते चलेंगे धीरे धीरे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंग्लो फ्रांसीसी वॉर्स की। पहला एंग्लो फ्रांसीसी वॉर हुआ। इसका तत्कालिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो तत्कालिक कारण या मुख्य कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई हो रही थी। ऑस्ट्रिया भारत में है भी नहीं, कहाँ है, यूरोप की एक कंट्री है, वहाँ पे भी ये दोनों पावर्स आपस में स्ट्रगल कर रही थी। उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, भारत के ऊपर पड़ा, और भारत के अंदर ये आपस में लड़ने लगे। ठीक है, तो ये भारत के अंदर लड़ना शुरू हो गए। और भारत के अंदर अगर बात करी जाए 2 लीडर्स कौन कौन थे, तो एक नाम तो देखने को मिल रहा है कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट किसकी तरफ से थे, अंग्रेजों की तरफ से, और दूसरा डुप्ले किसकी तरफ से थे, फ्रांसीसियों की तरफ से। तो टेबल का दूसरा पार्ट हमको मिल गया कि अंग्रेज गवर्नर कौन था और फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। टेबल का दूसरा पार्ट खत्म कर लो, कैप्टन बर्नेट और डुप्ले। कौन कौन है, कैप्टन बर्नेट और डुप्ले। अंग्रेजों का कौन है, बर्नेट है, कैप्टन बर्नेट, और फ्रांसीसियों का कौन है, डुप्ले। ठीक है, कैप्टन बर्नेट और डुप्ले, ये 2 वायसराय यहाँ पे देखने को मिले हमको। इसके बाद में हम लोग फिर से चलते हैं उस वॉर को आगे और देख लेते हैं कि आगे चल के क्या हुआ इस वॉर का परिणाम। अगर परिणाम की बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये कुछ नाम आते हैं, छोटे छोटे नाम, जैसे यहाँ पे चांद साहब का नाम दिया, अनवरुद्दीन का नाम दिया है। ये वो पक्ष हैं जिन पक्ष को कर्नाटका के अंदर या उस एरिया के अंदर रूल करना था, वहाँ के नवाब थे ये लोग। ठीक है, तो नवाबों के पक्ष को यहाँ पे देखा गया है। लेकिन बेसिकली ये नवाबों के पक्ष के ऊपर हमें डिटेल में अभी नहीं जाना है, क्योंकि इतना समय हम इसकी डिटेलिंग में नहीं जा सकते। हम फाइनली आ जाते हैं, ये लास्ट हुआ लड़ाई 48 के अंदर यूरोप में एक संधि साइन हो जाती है, जिसको एक संधि क्या बोला जाता है, एक्स-ला-शैपल की संधि। क्या बोला जाता है, एक्स-ला-शैपल की संधि। तो यहाँ पे एक संधि साइन हो गई, एक्स-ला-शैपल, जिस संधि के तहत ये वॉर समाप्त हो गया। ठीक है, कौन सी संधि से समाप्त हुआ, एक्स-ला-शैपल की संधि से समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आप अब टेबल को कंप्लीट करते हुए आप इसको कंप्लीट करके लिख लीजिए कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई थी, एक्स-ला-शैपल की संधि साइन हो गई। ठीक है, तो ये पहला वॉर खत्म हो गया आपका। पहले वॉर को इसी फॉर्म में आपको याद रखना है, एक्स-ला-शैपल की संधि। और इसमें एक बात और भी बता दूं कि इस वॉर के अंदर अगर कोई ज़्यादा पावरफुल निकला तो पावरफुल कौन निकला, डुप्ले। डुप्ले इसमें ज़्यादा पावरफुल था। तो पहले वॉर में प्रभुत्व किसका रहा, डुप्ले का रहा। तो डुप्ले इसमें प्रभुत्व अपना जमाते हैं और अच्छे पावरफुल लीडर के फॉर्म में निकल के आते हैं, जो यहाँ पे फ्रांसीसियों को हारने तो नहीं देता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यहाँ से शुरू होता है, सेकंड कर्नाटक युद्ध। इसका ईयर क्या है, 1749 से लेकर 54 तक। क्या ईयर है, 1749 से लेकर 54 तक। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध बेसिकली 5 साल के लिए चला था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के कारण फिर अगेन कुछ लोकल कारण थे। लोकल कारणों में जैसे हैदराबाद के निज़ाम, अभी यहाँ पे अभी हम लोगों ने पिछले में बात करी कर्नाटका के नवाब को लेके चल रहा था, यहाँ और ऐड कौन हो गया, अब हैदराबाद के भी निज़ाम यहाँ पे ऐड हो गए। और कर्नाटक और हैदराबाद के अंदर नहीं, 49 से 54, ठीक है, 49 से 54 तक। और इस वॉर के अंदर कौन ऐड हो गई, अगली पार्टी हैदराबाद भी ऐड हो गई। अभी तक कर्नाटका के नवाब भी थे, अब कौन ऐड हो गए, हैदराबाद के निज़ाम भी ऐड हो गए। तो इनके उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर कौन कूद गया आगे, वो अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी अपने दल लेके अपनी अपनी पार्टी लेके कूद गए। फाइनली हुआ क्या उसके बाद में, यहाँ पे इस युद्ध के दौरान रॉबर्ट क्लाइव किसको लीड कर रहे हैं, वो अंग्रेजों को लीड कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव आ चुके हैं भारत के अंदर और लीड किसको कर रहे हैं, अंग्रेजों को लीड कर रहे हैं। और इधर अगेन फिर फ्रांसीसियों को कौन लीड कर रहा है, डुप्ले लीड कर रहा है। ठीक है, तो फ्रांसीसी और
यहाँ अंग्रेजों के बीच के युद्ध में फ्रांसीसी को लीड करने वाला डुप्ले है, अंग्रेजों को लीड करने वाला रॉबर्ट क्लाइव है, लेकिन ये फाइनली क्या होता है, डुप्ले यहाँ पे अगेन फिर थोड़ा सा अपना प्रभुत्व जमा देते हैं और रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले के बीच में अगेन फिर एक संधि साइन होती है। इसको क्या बोला जाता है, पौंडीचेरी की संधि। क्या बोला जाता है, पौंडीचेरी की संधि। चलो सेकंड वाली टेबल खत्म कर लेते हैं। सेकंड वाली टेबल क्या बताती है, वॉर कब हुआ, 49 से लेकर 54 तक, ठीक है। और लीडर्स की बात करें तो इंग्लिश की तरफ से कौन आ चुका है, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, और फ्रांसीसी की तरफ से अभी भी कौन है, डुप्ले ही है, ठीक है। और संधि कौन सी साइन हुई, पौंडीचेरी की संधि। कौन सी संधि बोलते हैं, पौंडीचेरी की संधि। यहाँ एक्सला-शैपल और यहाँ पौंडीचेरी संधि। दूसरा वॉर खत्म हो गया, ये सेकंड वॉर हमारा एंग्लो फ्रांसीसी वॉर का खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं सीधा तीसरे वॉर के ऊपर और तीसरा वॉर खत्म करते हैं। तीसरे वॉर के अंदर यहाँ क्या है, थर्ड कर्नाटिक वॉर जिसको बोला जाता है, तृतीय कर्नाटिक युद्ध के तौर पर भी जाना जाता है। इसको 7 ईयर स्ट्रगल के तौर पर भी जाना जाता है। 7 सालों का संघर्ष बोला जाता है इसको। 58 से ये वॉर शुरू हुआ और कब तक चला, 63 तक चला। बेसिकली ये 56 से ही शुरू हो गया था यूरोप के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो यूरोप में ये वॉर शुरू ऑलरेडी हो चुका था। बट यहाँ पे ये वॉर अब फाइनली यहाँ पे कब शुरू हुआ, 58 से लेकर 63 तक। तो इस वॉर की हमें डेट याद रखनी है, 58 से लेकर 63 तक तृतीय कर्नाटक युद्ध चला। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध में अगेन फिर मैं वही बताऊंगा कि उत्तराधिकारियों के युद्ध के अंदर ये दोनों लोग कूद गए थे और अपने अपने वर्चस्व को बचाने की बात यहाँ पे चल रही थी। इसी समय में ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने के लिए कौन आ चुका था, सर आयरकूट। कौन आ गया था, सर आयरकूट आ गया था। और इधर तीसरे कर्नाटक युद्ध के अंदर इन्होंने क्या करा, डुप्ले को वापस बुला लिया। फ्रांसीसियों ने क्या करा, डुप्ले को वापस बुला लिया और इसकी जगह 2 गवर्नर भेज दिए इसने भारत के अंदर, जिनके नाम थे लली और बसी, ठीक है। इसका पूरा नाम है काउंट डी लली, ठीक है, लाली भी बोलते हैं, ठीक है, लली और लाली। तो काउंट डी लाली और बस ये 2 इंपॉर्टेंट गवर्नर या वायसराय थे जो भारत के अंदर इस समय में आए और आके इन्होंने अपने जो बची बचाई रिस्पेक्ट थी किसकी, फ्रांसीसियों की, वो भी डुबा दी। वो कैसे डुबा दी, फ्रांसीसियों ने इनको पूरी तरीके से भेजा था भरोसे के बदले कि भाई डुप्ले को बुला रहे हैं तो कम से कम 2 लोगों को भेजना पड़ेगा डुप्ले की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि डुप्ले की जगह अगर कोई भी आ सकता है तो इतना इंपॉर्टेंट लीडर नहीं हो सकता। तो इसकी जगह 2 लीडर को भेजा गया। ये 2 लीडर आपस में ही लड़ते रह गए, ये दोनों आपस में ही लड़ते रह गए और इन दोनों का आपस में ही स्ट्रगल, फ्रांसीसी आपस में ही लड़ रहे हैं। तो लली कहते थे नहीं मैं सुप्रीम हूँ, बसी कहते थे नहीं मैं सुप्रीम हूँ, लेकिन अंग्रेजों ने लली को लल्ली बना बना के मारा है सच में। और इतना मारा है यहाँ पे कि लली और बसी दोनों भारत के अंदर फ्रांसीसी पावर को संभाल भी नहीं पाए और इनकी वजह से पावर का लॉस हो जाता है। फ्रांसीसी यहाँ से कोलैप्स हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसी समय में एक लड़ाई होती है जिस लड़ाई को नाम दिया गया वॉन डिवॉश की लड़ाई। कौन सी लड़ाई दिया जाता है, वॉन डिवॉश की लड़ाई। यहाँ पे कहीं मेंशन जरूर किया गया होगा, हाँ वॉन डिवॉश की लड़ाई। यहाँ पे एक वॉन डिवॉश की लड़ाई हो जाती है और वॉन डिवॉश की लड़ाई के अंदर यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि वॉन डिवॉश की लड़ाई के अंदर फ्रांसीसियों की बुरी तरीके से हार हो गई। फ्रांसीसी यहाँ पूरी तरीके से समाप्त हो गए और आगे चल के फ्रांसीसियों को और कंट्रोल में करने के लिए लास्ट में एक संधि साइन कर दी जाती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिस की संधि, ठीक है। तो पेरिस की संधि के साथ में ये वॉर खत्म हो जाता है। तो हम लोग अपना खत्म कर ले लास्ट तीसरा वॉर। तीसरे वॉर की अगर बात की जाए तो तीसरा वॉर कहाँ से कहाँ तक है, 1758 से लेकर 63 तक, ठीक है। अंग्रेजों को कौन लीड कर रहा है, आयरकूट आ चुके हैं इस समय, ठीक है। कौन आ चुका है, आयरकूट आ चुके हैं इस समय, ठीक। आयरकूट के बाद में फ्रांसीसियों की तरफ से कौन आ चुका है, लली और बसी, ये दोनों लोग आ चुके। संधि कौन सी साइन हो जाती है यहाँ पे, पेरिस की संधि साइन हो जाती है। बस इतना इसके बारे में आपको याद रखना है। एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में इतनी ही चीज़ें आपको समझनी है और इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग जल्दी से पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा और जो बैठे हैं वो लोग भी जल्दी से इसे नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं क्योंकि ये काउंट डी लली और बसी के बाद में फ्रांसीसी पावर यहाँ से लगभग कोलैप्स हो गई, समाप्त हो गई। अब भारत के अंदर से वास्तविक शक्ति सिर्फ एक लोगों की बची, वो कौन है, अंग्रेज। कौन है,
अंग्रेज। अब भारत के अंदर ब्रिटिश सफलता के पीछे के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अंग्रेजों की व्यापारिक एवं नौसैनिक श्रेष्ठता। भारत के अंदर अंग्रेज जो थे अपने नौसैनिक या नौसेना को भी शक्तिशाली रखते थे और व्यापारिक केंद्र भी इनके शक्तिशाली थे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। कैसी? प्राइवेट कंपनी। और फ्रांसीसियों की कंपनी कैसी थी? सरकारी कंपनी थी। अब सरकारी काम आप समझते हो, एक एप्लीकेशन लिखोगे तो 10 दिन घूमती रहेगी, जब तक घूमेगी तब तक लली की गर्दन कट चुकी है। ठीक है, और इधर जब तक अंग्रेज पूरी तरीके से उस पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर चुके थे। प्राइवेट कंपनी को परमिशन थोड़ी लेना, अपने हिसाब से करती थी जो करना होता था। ठीक है, तो लली और बसी बेसिकली इस वजह से इसके अंदर बात भी खा जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का बंगाल में मजबूत आधार था, जबकि फ्रांसीसियों केवल दक्कन में ही थोड़ा बहुत कंट्रोल प्राप्त था। तो ये बंगाल के इलाके में अंग्रेज काफ़ी मजबूत हो चुके थे। फ्रांसीसियों के पास केवल एक बंदरगाह था, पौंडीचेरी, जबकि अंग्रेजों के पास में कई बंदरगाह थे, जिसमें कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास सब आते। ठीक है, तो इस सबसे क्या दिख रहा है कि अंग्रेज पावरफुल हैं और फ्रांसीसी थोड़ा बहुत कमजोर है। फ्रांसीसी जनरलों के बीच में मतभेद भी रहा करता था, जैसे मतभेद के ही बेसिस पर डुप्ले को वापस बुला लिया गया। मतभेद लली और बसी के बीच में आपस में इतना सारा रह गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनको आपस में ही संघर्ष की वजह से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली यूरोप के अंदर भी इंग्लैंड की जीत हो चुकी थी, फ्रांसीसी वहां पे भी हारे थे, उसका भी प्रभाव भारत के ऊपर पड़ता है। अब भारत के अंदर ब्रिटिश विजय की बात की जाए, यहाँ तक तो हमने बात करा, तो ये सारे के सारे जो स्ट्रगल चल रहे थे या संघर्ष चल रहे थे, ये अमंग यूरोपियंस थे, अमंग यूरोपियंस थे। मतलब यूरोपियों के आपसी स्ट्रगल, आपसी संघर्ष जो थे, उस संघर्ष से पार हो चुके हैं हम लोग। मतलब यहाँ से डच भी चले गए, डेंस भी चले गए, यहाँ से फ्रांसीसी भी फाइनली चले गए और पुर्तगाली तो 1662 में इनको शादी विवाह का संबंध बना के यहाँ से जा चुके थे। अब कौन बचा था भारत के अंदर? सिर्फ भारतीय शक्तियाँ बची थी, यूरोपीय शक्तियाँ सब समाप्त हो गई। अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि भारत के अंदर अगर हमें अपना वर्चस्व या रूल इस्टेब्लिश करना है तो अब इसका एकमात्र तरीका है, और वो तरीका क्या है? अब भारत के अंदर छोटे छोटे जो सल्तनत हैं या एम्पायर हैं, जो मुगलों से अपने आप को अलग कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट कर लिया था ना कई सारी सल्तनत ने आपको, जैसे बंगाल अपने आप को अलग कर चुका है, अवध अपने आप को अलग कर चुका था, मैसूर अलग कर चुका था, मराठास अलग कर चुके थे, या फिर अवध अपने आप को अलग कर चुका था, पंजाब अलग कर चुका था, और ऐसे तमाम बहुत सारे, हैदराबाद वगैरह भी है, ये सब अपने आप को अलग कर चुके थे। तो अंग्रेजों ने टारगेट किसको करा? इन्हीं इंडिपेंडेंट पावर्स को टारगेट करा। तो अगला टारगेट अंग्रेजों का कौन है? इंडिपेंडेंट पावर्स। यूरोपीय टारगेट थे, खत्म हो गए और यूरोपीय पे विजय प्राप्त कर ली। अब अगला टारगेट कौन है? इंडिपेंडेंट पावर्स। और उन भी इंडिपेंडेंट पावर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स इनके लिए कौन सी थी? बंगाल। कौन सी थी? बंगाल। बंगाल पे विजय प्राप्त करने का मतलब था जो दिल्ली, बंगाल और फिर मद्रास के ऊपर रूल किया करता था, वो पूरे भारत पे रूल किया करता था। मद्रास तो पहले से ही किसका है? अंग्रेजों का है, दिख रहा है हमको। दिल्ली पे सीधा जा नहीं सकते, अभी तो मुगल बैठे हुए हैं, मुगलों को इतनी आसानी से हराना तो पॉसिबल नहीं है, ना हटाना वास्तविक शक्ति है पूरे भारत की। तो तीसरा टारगेट कौन बचा? बंगाल। तो बोले सबसे पहले किसको उठा लो? बंगाल को उठा लो। तो बोले बंगाल पहले पकड़ लेते, तो इन्होंने किसको पकड़ा? बंगाल। और इसी को पकड़ने की वजह से इनको दो बड़े बड़े यहाँ पर युद्ध देखने पड़े, और भारत के इतिहास में इन युद्धों की जो परिकाष्ठा है उसको देखा जाता है, कितने इंपॉर्टेंट युद्ध हैं ये। एक युद्ध है प्लासी का युद्ध, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, और ये बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, बंगाल वर्सेस ब्रिटिश, या फिर आप इंग्लिश भी कह सकते हो इनको, या फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हो। ठीक है, सब सेम ही चीज़ें हैं। तो बंगाल और इनके बीच में ये युद्ध हुआ प्लासी का 23 जून 1757 में। इसकी कुछ डिटेल की चर्चा करें उससे पहले हम लोग प्लासी के बाद में एक और युद्ध हुआ जिसको 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध के तौर पर जाना जाता है। और बक्सर का युद्ध अगेन फिर किस किस के बीच में हुआ? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लेते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं 3 पावर्स, 3 बड़ी बड़ी पावर्स के बीच में ये युद्ध हुआ। उन 3 पावर्स में पहली पावर तो शुरुआत तो बंगाल से ही हुई थी, तो पहला बंगाल ही आएगा, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा? अवध आएगा। अवध को बंगाल ने इनवाइट किया था कि आओ हमारे साथ आके लड़ो। और तीसरे कौन आ जाएंगे? यहाँ पे मुगल्स आ जाएंगे। तो बंगाल, अवध और मुगल्स इन सब के साथ में मिलकर तीसरा वॉर हो गया, जिसको क्या बोला जाता है? बक्सर के युद्ध के तौर पर जाना जाता है। तो इन सारे युद्धों में हम लोग बंगाल के बेसिकली युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी सारे युद्ध कब कब हुए, किस
किस किस जगह पे हुए उसके कुछ क्रिस्पी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उन क्रिस्पी नोट्स के साथ में आप उनको रिवाइज कर लीजिएगा, कब कौन सा वॉर हुआ। जैसे टेबल अभी हमने वहाँ पे बनाई थी, वैसी टेबल आप किससे रिलेटेड बना लीजिएगा, पंजाब से रिलेटेड बना लीजिएगा। वैसी टेबल आप किससे रिलेटेड बना लीजिएगा, वह आपकी उसी टेबल हैदराबाद वाली बना सकते हैं, उनके साथ कौन कौन से वॉर्स हुए। मैसूर की बना सकते हैं, मैसूर के साथ में कौन कौन से वॉर्स हुए होंगे। और बंगाल तो मैं आपको पढ़ा ही दे रहा हूँ, बंगाल के बारे में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ही ले रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, पंजाब हो गया, जैसे मैसूर हो गया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट और शक्ति मराठास के साथ में कौन कौन से वॉर हुए उसकी एक टेबल। इन सब की क्या बनानी है, टेबल बनानी है। और टेबल में याद क्या रखना है, जो मैंने आपको क्या बताया था अभी ये बताया, सिर्फ इतना याद रखना है। वॉर्स याद रखना है, ईयर याद रखना है, लीडर याद रखना है और ट्रीटी याद रखनी है। ये 4 चीज़ें आप हर एक वॉर के अंदर जाके याद कर लीजिए, आपको फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी पढ़ने के लिए। किस किस से रिलेटेड, पंजाब से रिलेटेड, दूसरा मराठा से रिलेटेड, तीसरा मैसूर से रिलेटेड, चौथा अवध से रिलेटेड, थोड़ा बहुत अवध से रिलेटेड भी देख लेंगे। बेसिकली अवध से रिलेटेड तो 1857 में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 1857 में काफ़ी कुछ आ ही जाता है। और चौथा है बंगाल से रिलेटेड, ठीक है। मतलब ये टोटल 5 पावर्स आपको यहाँ पे पढ़नी रहती है। इनकी क्या बनानी है आपको, ये टेबल बनानी है। बना लोगे, हो जाएगा सब आराम से, आई थिंक कर लोगे आप लोग ये टेबल लेवल बना के। बस इसकी ईयर सन देखना, फैक्चुअल है क्योंकि टोटली फैक्चुअल चीज़ें, हमको इनको बस देखना है, टेबल बनाना और टेबल बना के याद कर लेना है। और इसके नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से देख लेना और देख के इसकी टेबल बना के अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, रिवाइज कर लेना। प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन अगर आया इससे रिलेटेड तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद करनी है। इसका बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बंगाल का पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि बंगाल के अंदर बेसिकली प्लासी और बक्सर के युद्ध जो हुए थे, ये 2 युद्ध क्या थे और इसके पीछे की क्या कहानियां हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी की अगर बात की जाए तो बैटल ऑफ प्लासी इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने भारत के अंदर आके एक पूरा का पूरा शक्ति का परिवर्तन कर दिया, सत्ता का पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया। बोला गया कि भारत के अंदर अंग्रेजों ने अगर अपनी सल्तनत या सत्ता को स्टार्ट किया तो कहां से शुरू किया था, प्लासी के युद्ध के बाद से ही शुरू किया था। प्लासी का युद्ध शुरू क्यों हुआ था, कारण क्या था प्लासी के युद्ध शुरू होने के पीछे, वो कारण था सिराजुद्दौला। कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे उस समय, बंगाल के ये नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बने थे तो बंगाल के अंदर अंग्रेज धीरे धीरे जिस तरीके से बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उस कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे सिराजुद्दौला इनकार कर देते हैं और कहते हैं मैं अंग्रेज़ों को एक्सप्लॉइट नहीं करने दूंगा, अपने यहाँ की जनता को शोषण नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे फैक्ट्री लगाकर मिसयूज़ करते हैं, बहुत सारे टैक्सेस भर लेते हैं हमारी ही जनता से और उनका शोषण करते हैं। तो इसने क्या करा, उनको लिमिट करने की कोशिश करी। अंग्रेज़ बोले नहीं, हमें तो बंगाल में विस्तार बढ़ाना है। अंग्रेज़ लेके पहुँच गया एक फरमान इनके पास में। कौन सा फरमान था वो, एक फरमान था, वो फरमान फर्रुख सियर राजा था, मुगल एक राजा, उसने 1717 में एक मुगल फरमान जारी किया था। कब, 1717 में एक फरमान जारी किया गया था, किसके द्वारा, फर्रुख सियर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। इसका नाम क्या है, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था 1717 के अंदर, और उस फरमान के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बोली गई थी कि अंग्रेज़ भारत के अंदर जहाँ चाहें वहाँ अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं और वो उस व्यापार के लिए उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर भी नहीं लगेगा। कर लगता भी था तो सिर्फ ना के बराबर लगता था। तो फर्रुख सियर की इस बेवकूफ़ी का नतीजा किसको देखना पड़ा, यहाँ सिराजुद्दौला को देखना पड़ा। सिराजुद्दौला यहाँ पे फेस करते हैं ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को, और स्टार्टिंग में जो फेस करता है वो बंदा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से फेस कर ले जाता है अंग्रेज़ों को। और स्टार्टिंग के तौर में जब प्लासी का युद्ध शुरू होता है तो सिराजुद्दौला यहाँ पे जैसे ही अंग्रेज़ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको पूरी तरीके से रोक देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। इवन मार के ऐसा भगाता है कि सिराजुद्दौला से बचते हुए ये लोग भाग के कहाँ पहुँचते हैं, ये लोग एक द्वीप के ऊपर भाग के पहुँचते हैं जिसका नाम था फुल्टा द्वीप। और फुल्टा द्वीप पे पहुँच के ये अपनी जान बचाते हैं। कौन, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़। उसके बाद में भी ये कुछ अंग्रेज़ों को पकड़ लेता है, कैद कर लेता है और कैद करके एक काल कोठरी में डाल देता है। उस काल कोठरी में टोटल 146 लोगों को बंद कर दिया इसने, एक छोटा सा कमरा। मान लो ये इसमें 146 लोग आ जाएंगे,
लेकिन उसने भर दिया 146 लोगों को, और 146 लोगों में से माना जाता है रात भर के अंदर जब सुबह बाहर निकले लोग 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से। कितने बचे? 23 लोग बचे थे सिर्फ और सिर्फ उसमें से, ठीक है। तो 23 लोगों में से एक व्यक्ति था हॉलवेल। हॉलवेल ने इस पूरी की पूरी घटना को अंग्रेजों को बताया जाके, वहाँ लंदन के अंदर एक होती थी ना पूरी की पूरी कमेटी, उस कमेटी को बताया गया जाके कि भाई भारत के अंदर हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है, हमें परमिशन दी जाए, हम सिराजुद्दौला पे अटैक करेंगे। तो सिराजुद्दौला पे अटैक करने की परमिशन मिल गई, और सिराजुद्दौला पे अटैक करने की परमिशन प्लासी के युद्ध में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो सिराजुद्दौला भी कहाँ पीछे हटने वाला था? सिराजुद्दौला ने भी हर एक तरीके से पूरे के पूरे जो भी अंग्रेज भारत के अंदर या बंगाल के अंदर आके इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो ट्रेडिंग सेंटर या उनके जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर भी थे, उन सबको छीन लिया और छीन के अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगा दिया, ठीक है। यहाँ से भगाने के बाद में यहाँ पे हुआ क्या प्रॉब्लम? फिर बाद में सिराजुद्दौला जो था वो एक कुशल बोला जाता है एक व्यक्ति था जो यहाँ पे अच्छी तरीके से अपने एम्पायर का विस्तार कर रहा था। बंगाल के अंदर लोग भी खुश थे और अंग्रेज उनसे परेशान थे। बस अंग्रेज़ों की परेशानी का कारण था सिराजुद्दौला वहाँ पे उन लोगों को किसी भी तरीके का ट्रेडिंग व्यापार रूट या फिर शोषण करने की परमिशन नहीं देता था। फिर क्या हुआ? फाइनली जो चीज़ें हुई उसके बाद में 1756-57 में हुआ क्या कि सिराजुद्दौला की ही फैमिली के कुछ लोगों ने विश्वासघात किया। अंग्रेज़ों ने इसकी फैमिली के कुछ लोगों को खरीद लिया, जिन लोगों के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम मीर जाफ़र का है। मीर जाफ़र कौन था? इसका कमांडर इन चीफ था, और कमांडर इन चीफ का मतलब आप इंडिया टीम के कप्तान को ही खरीद लो तो इंडिया टीम को कौन जिता सकता है क्रिकेट में? नहीं जिता सकता ना कोई। तो जब कप्तान को ही खरीद लिया जाए तो पूरी नैया पार लगवाने के लिए बाद में कप्तान अपने सैनिकों से बोल दे कि बॉल आ रही है, कैच हो गया तो हाथ काट दूंगा, ठीक है। तो फिर वो कैच क्यों करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसी कुछ चीज़ों का यहाँ पे एक देखने को मिलता है। मैसेज यहाँ पे यही गया कि सिराजुद्दौला के जो करीबी लोग थे उन्हीं ने उसके साथ विश्वासघात किया, और इस विश्वासघात का नतीजा सिराजुद्दौला को भुगतना पड़ा। मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों ने बोला कि हम भाई आपको नवाबशिप दे देंगे, अगला नवाब आपको बना देंगे अगर आपने हमारा साथ दिया। तो इसने बोला ठीक है, मीर जाफ़र बिक गया। मीर जाफ़र के साथ में एक और जो इनकी बहुत क्लोज थी, इनकी आंटी थी, इनका नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम नाम जैसा था वैसे काम भी था उनका, ठीक है। वो भी घसीट गई अंग्रेज़ों के साथ में, ठीक है। अंग्रेज़ों के साथ में भी उन्होंने जाके डील कर दी, बोले ठीक है चलो हम आपके साथ में, ठीक है। एक नाम था जगत सेठ, ठीक है। जगत सेठ जो व्यक्ति था वो इनका ट्रेडिंग मर्चेंट वगैरह देखा करता था, ठीक है, वो सब चीज़ें देखता था। एक नाम था अमीन चंद, ठीक है। अमीन चंद जो व्यक्ति था वो भी इससे ही रिलेटेड था, और ये सारी की सारी चीज़ें इनके चीज़ों में देखा। मतलब टॉप 4 जो आसपास के करीबी लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने खरीद लिया, ठीक है। और ख़रीदने के बाद में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में ही उस वॉर के अंदर उसको यूज़ किया। तो उस वॉर के अंदर सिराजुद्दौला जैसे तैसे बच के भागा। वॉर हुआ कब? 20 जून 1756 के अंदर जब ये वॉर हुआ, इस वॉर के अंदर यहाँ से बच के भागा, ठीक है। फोर्ट विलियम पे कब्जा किया था सॉरी इस समय में, लेकिन ये वॉर कब हुआ? 23 जून 1757 को जब ये वॉर हुआ तो इस वॉर के अंदर सिराजुद्दौला यहाँ से बच के भागा। सिराजुद्दौला को पता चल गया कि मेरे अपने ही मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो ये यहाँ से बच के भागा ज़रूर, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाया, क्योंकि अगला नवाब घोषित किसको कर दिया गया? मीर जाफ़र को। और मीर जाफ़र को जैसे ही नवाब घोषित किया गया, इसके बाद मीर जाफ़र के पुत्र ने, जिसका नाम था मीर मीरान, क्या नाम था? मीर मीरान। मीर जाफ़र का पुत्र था जिसका क्या नाम था? मीर मीरान। मीर मीरान ने क्या करा? सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, ठीक है, क्योंकि इसे ये डर था कि मीर जाफ़र के ऊपर, मेरे फादर के ऊपर अटैक करने फिर से सिराजुद्दौला ना आ जाए, क्योंकि सिराजुद्दौला की शक्तियों के बारे में कौन नहीं जानता था, है ना। तो सिराजुद्दौला की हत्या किसने कर दी? मीर मीरान ने कर दी। और इसकी वजह से क्या हुआ? फाइनली पहला वाला जो वॉर है वो आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है, जिसको हम लोग प्लासी का युद्ध कहते हैं। और ब्रिटिश यहाँ बंगाल के अंदर अपना प्रभुत्व पूरी तरीके से जमा लेते। बंगाल में तो प्रभुत्व जम गया, लेकिन अगला ही वॉर कौन सा है? बक्सर की लड़ाई। जिस बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 की होती है, इस लड़ाई के अंदर ये सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। होता क्या? मीर जाफ़र बंगाल के नवाब,
किसके बाद बने? सिराजुद्दौला के बाद। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बने। मीर जाफ़र क्या करे, इनको पैसा नहीं ज़्यादा दे पाए। किसको? अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ों को ज़्यादा पैसा नहीं दे पाए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ दुखी हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनको कठपुतली बना के रखा था। बोले हमें हर साल पैसा चाहिए। मीर जाफ़र बोला मेरा तो खजाना खाली हो गया, मैं कहाँ से पैसे दूँ तुमको। तो मीर जाफ़र की जगह इन्होंने बना दिया मीर कासिम को अगला नवाब। किसको बना दिया? मीर कासिम। मीर कासिम अब बंगाल का अगला नवाब बन चुका है। मीर कासिम क्यों नवाब बना था? क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की मांगों को पूरा नहीं कर पाए। इस वजह से क्या करा, 1760 के अंदर मीर कासिम को दामाद, जो उनका दामाद था, उसको क्या बना दिया गया? अगला नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम जो था वो बेसिकली दिमाग यूज़ करता था। अंग्रेज़ों के प्रभुत्व से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता था। वो चाहता था अंग्रेज़ मेरे ऊपर इतना कंट्रोल ना कर पाए और मेरे यहाँ की जनता का भी शोषण ना हो। ये कुछ सिराजुद्दौला की तरह सोचा करता था। तो इसने क्या करा, इसने सबसे पहला कार्य ये करा, इसने 2 काम किए जिसकी वजह से अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज़ हो गए। पहला काम इसने क्या करा, इसकी राजधानी थी बंगाल की मुर्शिदाबाद। क्या राजधानी थी? मुर्शिदाबाद। इसने राजधानी परिवर्तित कर दी तुरंत। किसको कर दिया? मुंगेर को। इसने राजधानी को परिवर्तित मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया? मुंगेर को कर दिया। दूसरा इसने एक इंपॉर्टेंट कार्य क्या किया, दस्तक एक कर लगा करता था। क्या था? दस्तक कर लगा। बंगाल में जितनी भी ड्रामे हुए वो सब इस कर की वजह से हुए। ये कर क्या था? ये कर सिर्फ भारतीयों पे लगा करता था। बंगाल के अंदर जितने भी भारतीय रहते थे उनके ऊपर व्यापार करने का एक कर लगता था, और वो व्यापार कर को क्या बोलते थे? दस्तक कर बोलते थे। और ये कर किसी भी ब्रिटिशर के ऊपर नहीं लगता था। तो ये तो गलत बात है ना कि ब्रिटिशर भारत के बाहर के लोग हैं और भारत में आके फ्री ट्रेड कर रहे हैं और हम भारतीयों को कर देना पड़ रहा है। इसी के अगेंस्ट में सिराजुद्दौला भी था। इसी के अगेंस्ट में कौन आ गया? मीर कासिम भी आ गया। और मीर कासिम ने भी ये बात बोली कि भाई ये तो गलत है पूरी तरीके से, हम इस कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसने क्या करा? दस्तक कर समाप्त कर दिया गया। क्या करा? समाप्त कर दिया। बोले भारतीयों पे भी कोई कर नहीं लगेगा। इससे अंग्रेज बौखला गए, नाराज हो गए। बोले तुमने हमारे अगेंस्ट में जाके ये सारे कार्य किए। बोले आओ पकड़ मिले तो पकड़ लो। भाग के कहाँ पहुँच गए? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, मुंगेर पहुँच गया। अब इसको पता था कि मुंगेर में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, ये मुझे सपोर्ट चाहिए, हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हेल्प लेने के लिए किसके पास पहुंचा? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में। ठीक है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने इसको सजेस्ट किया हमारी टीम कमज़ोर है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 रीजनल पावर्स हैं, क्षेत्रीय शक्तियाँ, क्यों ना इसमें मुगल शासक को भी मिला लिया जाए। अगर मुगल शासक में मिल जाए तो हम ये लड़ाई ज़रूर जीत जाएंगे। तो इन्होंने किसको बुला लिया? मुगल सम्राट शाह आलम II को भी अपने पार्ट में मिला लिया। 22 अक्टूबर 1764 में इनके गठबंधन की एक लड़ाई किसके साथ में हुई? अंग्रेज़ों के साथ में या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की इस लड़ाई के अंदर पूरी तरीके से ये तीनों पावर बक्सर के युद्ध में हार गई। 3 पावर मिल के नहीं हरा पाई अंग्रेज़ों को। यहाँ पे अंग्रेज़ इतने शक्तिशाली भारत के अंदर हो चुके थे और इनको शक्तिशाली करने के पीछे कारण हम भारतीय ही तो थे। हम भारतीयों की वजह से तो ये मजबूत होते चले जा रहे थे, क्योंकि हम खोखला करते चले जा रहे थे अपने ही भारत को अंदर ही अंदर से। और वो खोखला करने का मतलब क्योंकि इंटरनल बहुत सारे धोखे मिलते चले जा रहे थे। आपसी लोग ही एक दूसरे के साथ में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। बंगाल में अगर कोई राजा है तो उसी के विरोधी अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, अगर बंगाल के अंदर के विरोधी नहीं बैठे हुए तो अवध वाला बंगाल का विरोधी हो जाता था, बंगाल का हैदराबाद वाला विरोधी हो जाता था। इस लड़ाई के अंदर हैदराबाद और मराठास ने साथ भी दिया था अंग्रेज़ों का, तो भारतीय ही लोगों ने भारतीयों के ही अगेंस्ट में साथ दिया था। इस वजह से अंग्रेज़ और ज़्यादा मजबूत होते चले गए। इन लड़ाइयों के अंदर जो साथ मिले उस वजह से और मजबूत होते चले गए। फिलहाल ये लड़ाई ये लोग हार गए और हारने के बाद में आता है 1765 और ये 1765 इस बात को पूरी तरीके से निर्धारित कर देता है कि भारत के अंदर अब कौन सी शक्ति रूल करेगी? वो करेंगे अंग्रेज। कौन करेंगे? अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर रूल करेगी। ये बात बहुत स्पष्ट और क्लियर तौर पर बता दी जाती है और क्लियर स्पष्ट तौर पर जब ये बात हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो 1765 में किसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। पहला गवर्नर भारत के अंदर अगर कोई बन के आया था, बंगाल का बन के आया था और उसका क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे ये गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, और पूरा का पूरा ये अपनी तरीके से 1765 में रूल को इस्टेब्लिश करता है। इसी समय में ये दोहरी सरकार का निर्माण करता है। इसी समय में आगे चल के आप देखोगे यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है, जिस सब के थ्रू क्या होता है, भारत के अंदर धीरे धीरे पूरा कंट्रोल ये लोग अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेते। तो ये 2 इंपॉर्टेंट वॉर्स थे जो आपको पढ़ने थे। इसके बाद में कल हम लोग ने बात करी थी कुछ कि हम लोग एडवेंट
ऑफ यूरोपियंस के बाद में, यूरोपियों की शक्तियों के बाद में, कि यूरोपीय भारत के अंदर आ गए, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन देखे थे हम लोग ने? 4 क्वेश्चन। वो चारों क्वेश्चन इन पूरे टॉपिक से कवर हो गए। ठीक है, अब उन चारों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा तो आप लोग से अब गलत नहीं होगा। यूरोपियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे सब खत्म हो गए, सब समाप्त कर लिए। अगला टॉपिक अब हम लोग जो मूव करेंगे वो एक्ट्स और पॉलिसीज के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बनाए हुए एक्ट्स और पॉलिसीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो अगला ही टॉपिक कौन सा होगा? एक्ट्स और पॉलिसीज का होगा। कल के क्लास के अंदर हम लोग क्या शुरू करेंगे? एक्ट्स एंड पॉलिसीज को स्टार्ट करेंगे, और एक्ट्स एंड पॉलिसीज को स्टार्ट करने के बाद में हम लोग उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एक्ट्स एंड पॉलिसीज तो आप वैसे देख भी रहे होंगे, पॉलिटी के अंदर जो एक क्षेत्र है आपका वो चलता भी है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें उसमें भी पढ़ाई जाती है। लेकिन इसमें वो स्पष्ट तौर पे ऐतिहासिक बेस पे कौन कौन से एक्ट्स आए, कब कब आए, उनकी एक पूरी की पूरी दृष्टि देख लेंगे और उन एक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेंगे एक्ट्स या पॉलिसी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक वहाँ से शुरू करेंगे। ये इनिशियल फेज आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक्ट्स एंड पॉलिसीज के साथ में अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।